प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सतदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज महनाजपुर आजमगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलाम के नियम के बारे में समझा था। वास्तव में जिस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़े थे, वह जो वीडियो था वह बल के अदिश रूप के बारे में था। वह दिशा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता था। तो बच्चों, आज हम लोग कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है तो उसका दिशा जानना अत्यंत आवश्यक है। अतः आज की जो वीडियो है वह कूलाम के नियम का सदिश रूप एवं इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दो आवेशों के बीच में बल कैसे काम करता है, उसकी क्या दिशाएं होती हैं। उसके बाद में उसका सदिश रूप थोड़ा सा लिख के समझाऊंगा और तत्पश्चात 2-3 न्यूमेरिकल आपको करके दिखाता हूं। अंत में आपको गृह कार्य भी दे दिया जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये आपका एक Q1 आवेश है और यहां से कुछ ही दूरी पर एक Q2 आवेश। मान लिया कि ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो चूंकि इन दोनों का जो गुणनफल का नेचर होगा, प्रकृति होगी, वो भी क्या होगी, प्लस होगी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो अब ये जरूरी है कि इसके कारण बल की दिशा किधर होगी और इसके कारण जब इस पे बल लगेगा तो उसकी दिशा किधर होगी। तो आइए जानते हैं। Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगेगा, तो सबसे पहले जानते हैं उसको लिखेंगे कैसे। जो बल है उसको हम लिखेंगे कि पहली बात तो वेक्टर F। अब किस पर बल लगा, 2 पर बल लगा। Q1 के कारण किस पर लगा, 2 पर। तो किस पर लगा, 2 पर। जिस पर लगा उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। किसके कारण लगा, एक के कारण, तो एक को बाद में लिख देंगे। इस तरह से F21 से आप समझेंगे कि आवेश 2 पर लगा बल किसके कारण, एक के कारण। उसी तरह से बच्चों, इस Q2 के कारण भी इस पर एक बल लगेगा और उस बल की दिशा को हम अभी बताएंगे। पहले इसको लिखते हैं कैसे, ये जान लीजिए। मैंने अभी बताया, पहले आप वेक्टर लिखोगे, इसके कारण इस पे बल जानना है। तो किस पर बल लगा, 1 पर लगा। किसके कारण लगा, 2 के द्वारा। तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब जानते हैं कि इनकी दिशाएं कैसी होंगी, तो चलिए देखते हैं। Q1 के कारण Q2, चूंकि दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये वाला इसको क्या करेगा, दूर धकेलेगा। तो इसका बल का जो डायरेक्शन हो गया वो हो गया आपका इधर। F21 का डायरेक्शन इधर, और इसके कारण जो इस पर बल लगा ये भी इसको धकेलेगा इधर। तो इसकी जो बल की दिशा होगी वो इधर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, मैं पुनः इससे दोबारा बताऊंगा। वैसे फिर से जल्दी जल्दी दोहरा दे रहा हूं कि 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल F21 से लिखा जाएगा और इसकी दिशा 1 से 2 की ओर होगी। कब, जब ये दोनों प्लस प्लस नेचर के होंगे तब। Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा होगी Q2 2 से 1 की ओर, इधर 2 से 1 की ओर। ठीक है। अब ये प्रश्न आ जाता है कि मान लीजिए हमारा एक आवेश ये वाला मान लीजिए प्लस है और ये वाला मान लीजिए माइनस Q2 पर। तो अब चूंकि ये दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं, अतः इनमें अब आकर्षण होगा, अर्थात ये वाला इनको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला इनको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट बल अभी वैसे ही लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि Q1 के कारण Q2 पर लगा बल। Q1 के कारण Q2 पर लगा बल कैसे आप लिखोगे, उसकी दिशा कैसे निर्धारित करोगे। क्योंकि किसके कारण, Q1 के कारण। किस पर लगा बल, Q2 पर लगा बल, तो Q2 इसकी ओर खींचेगा। तो ये हो गया आपका Q1 पर लगा बल Q2 के द्वारा। बात समझ में आई। फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि Q1 वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो मैं लिखने का तरीका बता दे रहा हूं। 1 पर लगा बल किसके कारण, 2 के कारण, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है। तो हमने लिख दिया 1 F1 2। अब आइए ये भी देख लिया जाए कि
Q2 के कारण Q1 पे कितना बल लगेगा, उसकी दिशा क्या होगी, तो Q2 भी Q1 को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। कैसे खींचेगा देख लीजिए। तो अब किस पर बल लगना है, Q2 पर। किस पर बल लग रहा है, Q2 पर। तो ये हो जाएगा F2 किस पर लगा, तो मैंने बता दिया ना कि जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं। फिर किसके कारण लगा, 1 के कारण। Q2 इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो ये होगा F21। इस तरह से आप देखेंगे जब कभी प्लस माइनस आएगा तो बल की दिशाएं ऐसे होंगी, और अगर दोनों धन धन होंगे तो बल की दिशाएं ऐसी हो जाएगी, या माइनस माइनस होंगे तो भी विपरीत की तरफ ही हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, उसको रखकर आप कर लीजिएगा। चलिए आइए अब जानते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। पहले हम एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, अर्थात त्रिविमीय निर्देशांक अक्षों को मैंने लिया। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस, और ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन। ठीक है, हमने मान लिया कि एक चार्ज हमारा यहाँ पर स्थिर है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर हमारा है Q2। ठीक है, अब हमें सदिश रूप में यह जानना है कि, और मैंने इस दोनों का नेचर अभी तक मान लिया, प्रश्न मुझे लेके समझाना तो मैं दोनों को प्लस प्लस मान लेता हूं। चलिए अब ये बताना है कि Q1 के कारण Q2 में जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, उसकी दिशा क्या होगी, किधर की ओर होगी, सारी बातों को लिखा जाएगा। हम बल को एक बार इकाई सदिश के पदों में व्यक्त करेंगे और एक बार सदिश के पदों में, ध्यान रखिए, एक बार इकाई सदिश एकांक सदिश के पदों में, दूसरी बार उसी को लिख के दिखाएंगे केवल सदिश के पदों में, जिसके लिए मुझे कुछ बातों को आपको यहां बताना पड़ेगा। जैसे इसको मैंने मिला दिया तो ये हो गया आपका वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R1। इसका यह अर्थ होता है कि मान लीजिए आपका ये बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B, तो बिंदु A पर रखा हुआ जो Q1 आवेश है या बिंदु A की जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर है, और ये R2 वेक्टर। बिंदु B की स्थिति सदिश को प्रकट कौन करेगा, R2 वेक्टर। तो चूंकि मुझे A और B के बीच में बल की गणना करनी है तो हम A से B को भी मिला देते हैं, क्योंकि इसी सदिश की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब आवश्यकता के हिसाब से जिस पर बल निकालना होगा हम इसके डायरेक्शन को चुन लेंगे। तो चलिए आइए, मान लीजिए हमें निकालना है इस Q1 के कारण Q2 पर। तो Q1 के कारण Q2, पहले तो ये सोचेंगे कि ये प्लस है ये प्लस है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब ये इसको धकेलेगा। तो इसके कारण माने Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ये रहा। इसको आप कैसे लिखेंगे, अब समझ गए होंगे। किस पर बल लगा, Q2 पर लगा, किसके कारण लगा, Q1, हो गया। इसी तरह से Q2 के कारण जो Q1 पर बल लगेगा वो ऐसे लगेगा, इस पे लगा बल, 1 पे लगा बल, किस आवेश के कारण लगा, 2 आवेश। ठीक है, अब मैं इस AB वेक्टर को, देखिए यहां 2 वेक्टर हो सकता है, एक AB वेक्टर और एक BA वेक्टर, दोनों को बता देता हूं यहीं पर क्या होगा। AB वेक्टर तो वैसे तो इसको सदिश योग के त्रिभुज नियम से लिखा जाता है, बट मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, उससे काम चल जाएगा आपका। अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है मूल बिंदु के सापेक्ष, कैसे, जैसे ये AB है तो ये पहले बिंदु B की पोजीशन वेक्टर को आप लिखेंगे। B की पोजीशन वेक्टर कितना है, R2, तो R2 माइनस, अब आप A की पोजीशन वेक्टर, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये आया है सदिश योग के त्रिभुज नियम से ही, लेकिन आपने कक्षा 11 में इसका विधिवत अध्ययन किया है, इसलिए मैं इसको बहुत डीप नहीं करता हूँ, यहीं पे डायरेक्ट बात को बता देता हूँ। और तो OB कितना है, R2 वेक्टर माइनस, ये हो गया आपका R1 वेक्टर, ये हो गया आपका AB वेक्टर। AB वेक्टर को रहने दीजिए, AB वेक्टर है। अगर मैं इसके परिमाण की बात करूं, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये इसका परिमाण है, केवल इसमें उसका केवल परिमाण होगा, अंकों वाला मान। उसी तरह से अगर हम जाने BA वेक्टर क्या होगा,
बी ए वेक्टर हो जाएगा हमारा, इसको आप समझ सकते हैं कि ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आप चाहें तो इसके भी परिमाण को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब बल को लिखते हैं। कैसे बल लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है F12 का मान, पहले लिखना है F12 का मान इज इक्वल टू, तो मान लेते हैं कि ये सब माध्यम ए और बी के बीच में वायु भरा हुआ है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो चूंकि मैंने आपको पहले बोला था कि सबसे पहले मैं इसको एकांक सदिश के पदों में लिखने का प्रयास करूंगा। तो एकांक सदिश, अब जरा देखिए F12 का क्या मतलब हुआ, एक पर लगा बल दो के कारण, एक पर लगा बल किसके कारण, दो पर, इसका डायरेक्शन किधर है, बी से ए की ओर, किधर है, बी से, तो बी से ए की ओर, बी से ए की ओर की दिशा में इकाई सदिश जो लिखा जाएगा, मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूं कि R21 वेक्टर, इसका मतलब 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर की तरफ जो वेक्टर आ जाएगा वो हो जाएगा, आप सॉरी वेक्टर नहीं, इकाई सदिश की बात होगी, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर अपान R21। किसी भी इकाई सदिश को निकालने के लिए वेक्टर में उसके परिमाण की भाग लगा दी जाती है। तो अब आप चाहें तो इसको पूरा कर सकते हैं। नीचे आप लिखेंगे, ये हो गया आपका Q1 Q2, और अब चूंकि ये तो केवल डायरेक्शन बता रहा है, और यहां हो जाएगा R21 के वेक्टर का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा R21 का कैट। ये हो गया किसके पदों में, इकाई से। ये केवल अगर आप ऐसे लिख देंगे तो आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको हटाते हो तो आपको बताना पड़ेगा इसकी दिशा किधर की ओर है, तो आप जान जाएंगे किधर से, बी से ए की ओर, ठीक है। और अगर आप इसको केवल सदिश के पदों में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान, ये देखिए R21 का स्क्वायर है, और इस इकाई सदिश का मैं मान रख दूं, वास्तव में ये केवल दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है कि 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर या बी से 1 की ओर इकाई सदिश की क्या दिशा है। तो अब हम इसका मान रख सकते हैं, तो R21 वेक्टर अपान R21, तो आप देखेंगे ये ऐसा आ जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R21 का होल क्यूब इंटू R21 का वेक्टर। ये हो गया सदिश के रूप में, यहां देखते हैं ना, ये सदिश का रूप है, ये भी सदिश रूप ही है, लेकिन यह एकांक सदिश के पदों में है। ये जो फार्मूला है वो एकांक सदिश के पदों में है। आप इसको देखते ही जान जाएंगे कि इस बल F12 का डायरेक्शन किधर होगा, तो 2 से 1 की तरफ, इधर 2 से 1 की तरफ। ये इकाई सदिश के पदों में है और ये सदिश के पदों में। उसी तरह से आप चाहें तो बिंदु बी पर लगने वाला आवेश भी, बिंदु बी पर लगने वाला बल भी निकाल सकते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लगा, तो उसको भी जरा मैं लिख दे रहा हूं। यहाँ पर लिख देना चाहिए मुझे कि किसके कारण किस पर, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, वो क्या हो जाएगा। पहली बात कैसे आप लिखोगे, F2 किस Q1 के कारण किस पर लगा, Q2 पर लगा, तो यहाँ पे थोड़ा इधर हो गया, 2 पर लगा 1 के कारण, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान, सबसे पहले इकाई सदिश के पदों में मैं लिखना चाहूंगा, तो आप देखेंगे कि ये बल Q1 के कारण Q2 पर लगा है, माने इसके कारण इस पर लगा हुआ है, Q1 के कारण Q2 पर, तो Q2 पर जो बल लगा है उसका डायरेक्शन है A से B की ओर, तो A से B की ओर जो सदिश है मैं उसको लिख देता हूं R12 का होल स्क्वायर, R12 का कैप। ये देखिए, ये इतना तो ये केवल परिमाण है,
अब ये केवल दिशा बता रहा है, आर यूनिट का जो लग जाएगा ये केवल दिशा बता रहा है। 1 से 2 की ओर किधर लगा, 1 से 2 की ओर इधर, ठीक है। और आप इसका केवल सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो यही मैं लिख के इसको समाप्त करता हूं। ये हो जाएगा वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर। अभी आपने देखा होगा कि यहां मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसके जैसा बिल्कुल कि R12 का ये वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। आपको कुछ नहीं हुआ है, केवल R12 का मान लिख दिया गया। R12 का मान वैसे ही निकाला जा सकता है जैसे R21 कैप का मान निकाला गया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे करके कवर कर सकते हैं। ये हो गया इसका सदिश रूप और ये भी इसका सदिश रूप है, लेकिन एक काम सदिश के पद। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पुनः इस बार इसको दोहराऊं। वैसे मैं जब मैं अंक क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो ये सारा कंसेप्ट आपके पास बिल्कुल सही से हो जाएगा। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन को हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कूलाम के नियम पर पहला अंकित प्रश्न। न्यूमेरिकल 1, 2 सूक्ष्म गोलियां जिन पर क्रमशः 10 कूलाम व 5 कूलाम का आवेश है परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हैं। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि इन्हें एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो बल का मान क्या होगा। बच्चों ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया गया है जिसमें मैं आपको आसानी से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निकाल के दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका हल। ये हल में हम सबसे पहले लिखते हैं थोड़ा सा दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, तो ये दिया है Q1 का मान, कितना मान दिया है 10 कूलम, और Q2 का मान दिया है हमारे पास 5 कूलम, और जो डिस्टेंस है R वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/100 ये हो गया मीटर, तो आएगा 1/10 मीटर, ठीक है 1/10 मीटर हो गया। अब इस क्वेश्चन को ऐसे रफ में मैं थोड़ा सा आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। कोई ज़रूरत भी नहीं इसकी बहुत ज़्यादा, बट समझाना है, दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा 10 कूलम और ये 5 कूलम, इनके बीच का जो दूरी है वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस थे कितनी थी 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, सॉरी इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। मैंने उसको मीटर में बदल रखा है। तो अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं सूत्र कैसे लगेगा। जो कूलाम का नियम है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R²। देखिए मुझे बल निकालना है, इसका मान तो सबको पता है, मैं लिख देता हूँ इसका मान। Q1 Q2 का मान दिया है, R का भी मान दिया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इंटर के लेवल के तो बहुत आसान होते हैं, समझ लीजिए आप। मैं इसको लगा दूँगा, आइए देखिए। तो पहले तो 1/F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। ये कूलाम के नियम से, यही कूलाम का नियम का अधिक रूप है। कूलाम के नियम से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। चलिए इन सबका मान रख दीजिए। इसका मान होता है 9 × 10⁹ और Q1 का मान तो दिया हुआ है यहाँ पर 10 कूलम और यहाँ 5 कूलम अपान R का मान कितना हो जाएगा 1/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा F = आएगा आपके पास 9 × 10⁹ इंटू ये 50 और ये उलट जाएगा पूरा आपका, तो ये चला जाएगा, समझ लीजिए कि 100 हो जाएगा। ये ऊपर चला, जैसे ये 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 हो गया। फिर इसके बाद ये आ जाएगा आपका
9 5 45, 450 गुणे ये 2 पावर को यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ 11। थोड़ा और आसान कर देता हूँ इसको, मानक रूप में लिख देता हूँ 4.5, एक अंक 2 अंक पे आया इधर, तो गुणे 10 घाते 13 न्यूटन का बल लगे। 4.5 गुणे 10 घाते 13 न्यूटन का। अब हमें ये बताना है, यहां तक का तो क्वेश्चन हो गया। अब ये देखते हैं, यदि इन्हें एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो बल का मान क्या होगा। तो उसके लिए जब इनको हम एक चालक तार से मान लीजिए ऐसे जोड़ देते हैं, तो देखिए कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इन दोनों के जो आवेश हैं इन पर बराबर बराबर मात्रा में वितरित हो जाएंगे। जैसे कैसे, मान लीजिए इससे 10 कूलाम है, इससे 5 कूलाम, इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दिया जाएगा। 10 5 15, तो उसका आधा हो जाएगा 7.5। इसका मतलब 7.5 कूलाम आवेश इस पर रह जाएगा और 7.5 कूलाम आवेश इस पर रह जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि जब दो आवेशों को तार से जोड़ा जाता है, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि दो बिंदु आवेश, दो सूक्ष्म गुड़ियां अलग अलग रखी गई हैं, इन पर भी अलग अलग आवेश दिया, तो इन दोनों को आपस में स्पर्श करा के फिर से दूर दूर रख दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों का आवेश जोड़ करके आधा आधा दोनों पर आवेश वितरित हो जाता है। तो इस पर भी 7.5 और इस पर भी 7.5 हो गया। अब तो बल निकालना बहुत ही आसान है। अब आप केस नंबर 2 है, इसमें आप Q1 का मान 7.5 रख देंगे कूलाम, Q2 का भी मान 7.5 कूलाम रख देंगे, और R का मान अभी भी है वही 1/10 मीटर। इतना रखने के बाद इस सूत्र में मान रख देंगे, इस वाले सूत्र में मान रख देंगे, पुनः से ये बात निकल जाएगी। ठीक है ना, निकाल लेंगे आप इसको, थोड़ा सा होमवर्क करके निकाल लेंगे, हो जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो इस प्रकार से एक आसान सा क्वेश्चन हुआ। पिछले प्रश्न में बच्चों हमने ये सीखा कि कैसे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कूलाम का नियम लगाया जाता है। अब हम यह जानेंगे कि अगर ढेर सारे बिंदु आवेश हो जाएं, जैसे यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3 इत्यादि ढेर सारे आवेश हों, और इन आवेशों में से किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण कितना वैद्युत बल लगेगा, अगर हमें ये निकालना पड़ जाए तो हम डायरेक्ट इसे कूलाम के नियम से नहीं निकाल पाएंगे। अब हमें इसे निकालने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम लोग यहाँ पर अब जानेंगे कि अनेक आवेशों के कारण लगने वाला वैद्युत बल, इसे हम लोग बोल सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत थोड़ा सा जल्दी से इसे देखेंगे, फिर मैं एक सवाल इस पर करूंगा, तब आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं हम, बात ध्यान में रखिएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच में कूलाम का नियम तो आसानी से लग जाएगा, लेकिन ढेर सारे बिंदु आवेश रहेंगे तो डायरेक्ट कूलाम का नियम लगाया नहीं जा सकता। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही लगाना पड़ेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। उसमें क्या किया जाता है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई चार्ज है Q1, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ मैंने मान लिया Q2 है, यहाँ मान लिया Q3 है, इधर Q4 है, इधर Q5 है, डाटा बहुत सारे हैं, मान लिया मैंने यहाँ पर Qn। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बात ध्यान से समझिएगा। इस Q1 आवेश पर इन सभी आवेश के समुदाय द्वारा कितना वैद्युत बल लगेगा, ये हमें निकालना। तो ये कैसे निकाला जाएगा, इस आवेश Q1 पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, इन सभी आवेशों के कारण लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सदिश योग के बराबर। माने अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिलाएं और एक अगर वेक्टर का नाम इन्हें दे दें, तो ये हो जाएगा R21। इसको मैं लिख देना चाहता हूँ R31, इसको लिख देना चाहता हूँ R41,
आप 1 2 3 डिस्टेंस है, कुछ भी कर सकते हो उसको। आर ये 5 हो जाएगा, आई 5 1 और ये हो जाएगा आर एन 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R12, फिर ये R13, ये R14, क्योंकि ये वेक्टर नहीं इस टाइम केवल स्केलर है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकाला जाएगा, जैसे अब हमें क्या करना है, Q2 के कार्ड भी Q1 पर कुछ बल लगा होगा, तो निश्चित रूप से अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो इसको धकेलेगा, बल का डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये हो जाएगा F1 वेक्टर। मैं इसको मान लेता हूँ, या ऐसा मान लेता हूँ कि Q1 पर बल लगा, तो यहाँ Q1 पर किसके कार्ड लगा, Q2 के कार्ड लगा, ठीक है। फिर ये बल जो होगा ये भी इसका डायरेक्शन इधर होगा, किस पर लगा, Q1 पर लगा, किसके कार्ड लगा, 3 के कार्ड लगा। इस तरह यहाँ भी आप लिख सकते हो कि एक वेक्टर इधर हो जाएगा F14, इसी तरह सारे वेक्टर हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ हो जाएगा, इसका क्या मान हो जाएगा F1n वेक्टर। तो जो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है वो ये कहेगा कि मान लीजिए 1 पर लगने वाला परिणामी बल F1 वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा, इस Q2 के कार्ड इस पर लगने वाला पहला बल कौन सा बल है, वो F12 वेक्टर, प्लस इस Q3 कार्ड इस पर कितना बल लग रहा है, F13 वेक्टर, प्लस इसकी कार्ड कितना लगा, F14 वेक्टर। ऐसे ही अगर ढेर सारे चार्ज हैं तो उसको मैं लिख सकता, जैसे मान लीजिए Qn एनवा चार्ज है Qn, तो इसके कार्ड इस पर जो फोर्स लगा है उसको मैंने लिखा है वेक्टर F1 वेक्टर। ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हमें बल ऐसे कैलकुलेट करना होगा कि अगर ढेर सारा आवेश का समुदाय है, किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करनी है आपको, तो सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत बलों को आप निकालेंगे और उनका सदिश योग कर डालेंगे। वही जो परिणामी बल आएगा वही उस बिंदु पर लगने वाला विद्युत बल माना जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए आइए इस पे बेस्ड अब एक हम आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों कोनों पर, तीनों शीर्षों पर मान लिया मैंने यहाँ पर Q चार्ज रख दिया, यहाँ Q चार्ज रख दिया, यहाँ Q चार्ज रख दिया। अब इसके केंद्रक पर मैंने एक प्लस Q चार्ज रखा है। अब हमें गणना करनी है कि समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई AA है, इसके केंद्रक पर रखे प्लस Q आवेश पर कितना वैद्युत बल लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके लिए देखिए ये नियम यहाँ पे लागू होता दिख रहा है। जैसे आपने इस पे Q1 पर सभी आवेशों का कार्ड बल निकाला, वैसे ही इस कैपिटल Q पर क्या करना है, इसके कार्ड निकालना है, इसके कार्ड निकालना है, इसके कार्ड निकालना है, ठीक है। अब जैसी वेक्टर की कंडीशन बैठेगी हम वैसे ही इसको लगा देंगे। मान लिया ये शीर्ष A, ये शीर्ष B और ये शीर्ष C। अब चूंकि ये केंद्रक है तो केंद्रक की परिभाषा सबको आती है कि किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्र कर। देखिए ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। अब भाई चूंकि अब देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ दूरी भी, चूंकि कूलॉम नियम लगाएंगे दूरी भी चाहिए, तो अब अगर इसके कारण यहाँ पर मुझे बल निकालना है तो मुझे ये दूरी भी चाहिए, अवश्य ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है। अब हम यहाँ पर जरा बलों को दिखाने का प्रयास करेंगे। मतलब मुझे पहले ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है। कूलॉम का नियम कहता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। तो R तो चाहिए ना, ये Q1 ये Q2 तो R कहाँ गया, R यहाँ से निकाल लेंगे, ये भी R ये भी R, ठीक है। तो अब ये देखिए त्रिभुज का केंद्रक है, और हम अगर एक ऐसे यहाँ से जाने वाले सर्किल को सोचे, वास्तव में ये त्रिभुज का कौन सा केंद्र है, अंतः केंद्र है। कौन सा केंद्र, अंतः केंद्र, या समझ लीजिए त्रिभुज का परिवृत्त है, उसका एक केंद्र है ये। तो निश्चित रूप से ये इसकी त्रिज्याएं होंगी, तीनों दूरी बराबर होगी। तो चित्र को देखते हुए
हमने तो ये बात जान लिया कि हमारे पास हो गया OA बराबर OB बराबर OC, ठीक है। OA OB OC तीनों बराबर हो गया। मुझे अब हमें या OA निकल जाएगा तो OB उसके बराबर है, वो निकल ही जाएगा, OB उसके बराबर है, निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए, मान ली माध्यिका AD हो गई, ये माध्यिका E हो गई, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ F, ठीक है। ये तो A साइड है, ये इसका आपका, ये भी ये साइड है, ये साइड A है, ये साइड A है, ये पॉइंटों को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ एक कटे हुए। तो अब क्या करेंगे कि किसी तरह से सबसे पहले तो ये AD निकाला जाए। देखिए मैं इसको त्रिकोणमिति वगैरह लगा करके बहुत जल्दी से तो लगा ही सकता हूँ, बट आप त्रिकोणमिति से नहीं लगाएंगे, थोड़ा जानती से इसको लगा लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं त्रिकोणमिति से भी लगा सकता हूँ इसको, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए जरा, टाइम लैगिंग वाला काम है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। हमको एक सूत्र पता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई AD बराबर कड़ी में 3/2 इंटू भुजा होता है, याद रखिए, इंटू भुजा। तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/2 इंटू भुजा, भुजा का मान ये तो निकल गया आपका भुजा, सॉरी ये निकल गया आपका क्या, ऊंचाई, ये हाइट AD निकल गया। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो केंद्रक को, किसको, केंद्रक को शीर्ष से इसे 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये पार्ट 2 होगा, तो ये पार्ट नीचे वाला, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, ये जो AD है, पूरा AD का ये मतलब 2/3 हिस्सा होता है। कौन, ये 2/3 हिस्सा होता है और ये 1/3 हिस्सा होता है। बात समझिए, पूरा AD का ये 2/3 हिस्सा होता है और ये 1/3 हिस्सा होता है। ये थोड़ा जल्दी काम लग जाए, मुझे फिजिक्स लगाना है तो मैथमेटिक्स के ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये इसका 2/3 है और ये 1/3 है। अगर फिर भी बात नहीं बने तो कमेंट में आप लिखिएगा, मैं कल इसको ज्योमेट्री के मेथड से, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से आसानी से बता दूंगा। तो ये तो AD निकल गया मुझे, जबकि क्या चाहिए, AO चाहिए। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं क्या, कि OA और पूरी जो माध्यिका है कौन, AD, इसका जो अनुपात होता है ये 2 संबंधे 3 होता है, 2 संबंधे 3। तो अगर विच इंप्लाइज अगर हम यहाँ से निकालें तो OA क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 AD, 2/3 AD। अब AD का मान यहाँ रख दीजिए, 2/3 AD का मान रख दीजिए, कितना आया, कड़ी में 3/2 इंटू A, ये 2 से कट गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अब आप इस कड़ी में 3 को लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, एक कड़ी में 3 कड़ी में 3 को काट देगा तो नीचे क्या बचेगा, A/कड़ी में 3, A/√3। इसका मतलब हमने जान लिया कि हमारा जो OA है वो कितना है, A/√3। तो अगर OA A/√3 है तो ये भी A/√3 होगा, ये भी A/√3 होगा। अब आइए आगे का क्वेश्चन करते हैं। अभी तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स लगाया, फिजिक्स कुछ लगाया ही नहीं। आइए देखते हैं। देखिए अब हम ये चाहते हैं कि A पर रखे आवेश Q द्वारा O पर रखे आवेश कैपिटल Q पर कितना बल लगेगा। हम इसको इधर का नाम दे देते हैं, चलिए F1 वेक्टर हो गया, ठीक है। और इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो इसका इधर डायरेक्शन चला जाएगा, वो F2 हो जाएगा। और इसके कारण जो इधर लगेगा वो किधर चला जाएगा, F3 हो जाएगा। तीनों के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो एक बात तो तय हो गई, जो अध्यारोपण का सिद्धांत बोल रहा है कि अगर मुझे यहाँ पर बल निकालना है तो बल F बराबर आप लिखोगे सबसे पहले कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने सभी बलों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। अब आप चाहे जैसे इसको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठाते हैं
कि 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, 1 और 2 को पहले जोड़ते हैं। तो आइए 1 और 2 को सबसे पहले जोड़ा जाए, तो पहले इन सब बलों का मान देख लेते हैं कितना होता है। F1 बराबर, देखिए तीनों बलों का मान आपस में बराबर, दिशाएं सबकी अलग अलग होंगी और बलों का परिमाण एक होगा। क्यों? यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, इन आवेशों के परिमाण भी सेम है। ये कैपिटल क्यू स्मॉल, ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल, तो सबका इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस। तो F1, F2 और F3 सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और उनका एक ही मान होगा 1/4πε0 इंटू Q1 की जगह किसी को मान लीजिए स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू अपान आर की जगह आप किसी को लिख सकते हैं, चाहे OA, OB, OC में से किसी एक को। तो हमने उसका मान निकाल रखा है, आया A/√3 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको हल कर देते हैं। अब एक को किसी को लिख ले रहे हैं F1, F2, F3। F1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर, 3QQ अपान A स्क्वायर। अब बात रह गई मुझे O पर बल निकालना है और दिशा के साथ निकालना है। बल निकालना है तो दिशा के साथ निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमारा ये F1 इधर लगा, F2 इधर लगा। तो थोड़ा मैं आपको ज्योमेट्री फिर से एक बार रिमाइंड करवाता हूं। देखिए ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है ना, क्योंकि ये भाई समबाहु त्रिभुज में जो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है इस पे लंब भी होती है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अगर हम 1, 2, 3, 4 बिंदु को देखें तो ये 90, ये 90, तो आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश हो गया। इसका मतलब ये चतुर्भुज क्या हो गया? चक्रीय हो गया। ये चतुर्भुज क्या हो गया आपका? चक्रीय हो गया। चलिए ठीक है, चक्रीय हो गया। तो इसके तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 अंश। ये देखिए हम ये जानते हैं कि ये 60 अंश का है, तो कंफर्म है ये कितना का हो जाएगा? 120 अंश, क्योंकि 180 में से 60 अंश जाएगा, कितना आएगा? 120 अंश। माने इन दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है, कितना है? 120 अंश का। अब हम चाहेंगे F1 और F2 का परिणामी निकालेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। किससे निकालेंगे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। तो चलिए देखते हैं F1 व F2 का परिणामी बल। मान लेते इस बल का नाम हम लोग रख देते हैं, चलिए भाई कुछ भी रख दीजिए, F4 ले लीजिए। इन दोनों का योग क्या आ जाएगा? F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए अब हम लगाएंगे सदिश योग का नियम। अब उसके लिए क्या होता है आपको पता है कि परिणामी वेक्टर क्या निकलता है, कैसे? करड़ी में अब किसका योग? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू cos 120 होता है ना फार्मूला कि R इक्वल टू करड़ी में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 PQ cos अल्फा। तो अल्फा की जगह हो जाएगा 120 डिग्री। अब मैं इधर की बातों को मिटाऊंगा, इधर जो लिखा हुआ है आप इसको 5 करके उतार लीजिएगा, ठीक है? चित्र को नहीं मिटा सकता क्योंकि काम है उसका भी। चलिए देखिए F4 का मान निकलता हुआ दिख जाएगा। अब F4 किधर होगा ये भी ध्यान रखिएगा। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो इन दोनों का परिणामी फोर्स किधर जाएगा? इधर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, ठीक है? तो किसकी दिशा में जाएगा? O से C के डायरेक्शन। मैं लास्ट में उसका डायरेक्शन भी लिख दूंगा। तो ये देखिए ये बल समान, ये F1 F2 तो बराबर है, तो मैं सबके जगह लिख दे रहा हूं। चलिए इसका मान, सबका मान आपस में बराबर है। देखिए चूंकि F1 का मान बराबर है, F2 का मान बराबर है, तो मैं इसको कुछ देर के लिए चलिए F लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 120 का मान यहाँ निकाल लीजिएगा। cos 120 है, cos 90 प्लस 30, ये हो जाएगा माइनस साइन 30, कितना हो जाएगा? -1/2, ठीक है?
तो मैं यहाँ पर मान रख दे रहा हूँ -1/2। ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा F4 इक्वल टू F स्क्वायर 2F में से एक F² निकल जाएगा तो क्या आएगा F², वो भी अंडर रूट, इसका इक्वल टेंट आएगा F, मतलब F4 भी किसके बराबर है, F के बराबर, और F किसके बराबर मैंने माना है, F1 F2 के बराबर। इसका मतलब F1 F2 और F3 के बराबर ही F1 और F2 का परिणामी है। अब बात थोड़ा सावधानी से समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि अभी मेरा एक बल इधर F3 लगा हुआ है और इधर इन दोनों का जो परिणामी आया इधर, ये बल कौन सा है, ये F4 है, ठीक है। और अभी भी ये बात सिद्ध हो गई, ये जो F है और F3 जो वेक्टर, ये F3 और F4 ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और परिमाण में क्या है, बराबर। तो आप देखेंगे इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है और ये दोनों परिमाण में बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। कैसे हो जाएगा देखिएगा, F3 व F4 का परिणाम बल, और यही परिणामी बल हमारा यहाँ पर लगने वाला टोटल बल होगा। तो क्या हो जाएगा, फिर से मान लेते हैं, इसका जो परिणामी होगा F5 इक्वल टू अंडर रूट, क्या आएगा हमारे पास, आएगा F3 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर प्लस 2 F3 F4, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 अंश, cos 180 अंश। तो ये हो जाएगा F5, हमने वो भी बताया, ये F3 F4 F1 F2 सब बराबर है और मैंने उसको क्या मान रखा है, F मान रखा है। तो ये भी हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर, cos 180 का मान -1। तो आप देख सकते हैं कि F² 2F² और ये माइनस इधर का गुणा कर देगा तो 2F², दैट इज क्या हो जाएगा, F5 का मान क्या आया, 0। क्यों, क्योंकि 2F² में से 2F² निकल गया तो 0, अंडर रूट 0 का भी मान क्या होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों आवेशों के कारण जो एक केंद्रक पर कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है, इस पे परिणामी बल लगने वाला कितना है, 0, अर्थात इस पे कोई बल लगने वाला नहीं है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, कल हम आगे इसकी बढ़ेंगे। और सभी छात्रों से ये कह देना है कि इन न्यूमेरिकल्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।